रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 25 सितंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 3 ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क भर में सदारती नफाज के हवाले से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, उन दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इब्तदाई फ़ैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक इन तमाम दरख्वास्तों को जो सदारती निज़ाम से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, इन तमाम दरख्वास्तों को पहली मरतबा ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइंदा हफ्ते इन दरख्वास्तों पर क्या करने जा रही है, अदालत उज़्मा का क्या फ़ैसला इन दरख्वास्तों पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर। कप्तान के एक खिलाड़ी की खुफिया कोशिशें, पसे पर्दा रह के कोशिशें रंग ले आई हैं। कप्तान का वो खिलाड़ी कौन था और पसे पर्दा रह के उन्होंने क्या कोशिशें की हैं कि इंतखाबी इस्लाहात का जो हुकूमत का एजेंडा है, जो हुकूमत का मंशूर है, उसे मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो इस खबर की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी हमारी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वज़रा पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वज़रा कौन से हैं और उनकी नाअहली के लिए किस वकील की जानिब से किस फोरम पर रजू किया गया है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिन्हें पहली मरतबा ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। ये नाज़रीन मजमूई तौर पर 4 दरख्वास्तें हैं, जिसमें पहले जो दरख्वास्त गुज़ार हैं साहबज़ादा अहमद रज़ा कसूरी हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जमात के साथ रहा, लेकिन आजकल वो उनकी एफिलिएशन किसके साथ है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी दरख्वास्त दायर की गई थी डॉक्टर सादिक अली की तरफ से। तीसरी दरख्वास्त ताहिर अजीज़ ख़ान की तरफ से। इनकी एक अपनी छोटी मोटी सियासी जमात है और ये भी चाहते हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज किया जाए। चौथे जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, उनका नाम है हफीज़ुर रहमान चौधरी। ये 4 दरख्वास्तें नाज़रीन मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से 2020 में दायर की गई थी। जब ये दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दायर हुई तो इन दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से एतराज़ात लगाए गए थे। एतराज़ात ये थे कि एक तो दरख्वास्त गुज़ारों की तरफ से बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया गया। जो मुतल्लिका फ़ोरम बनता था, जहाँ पर दरख्वास्त गुज़ारों को रजू करना चाहिए था, वहाँ पर रजू करने की बजाय ये दरख्वास्तें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गईं। और इस एतराज़ का मतलब ये था कि जो लेजिस्लेशन करना है कि मुल्क में कौन सा निज़ाम होगा, सदारती निज़ाम होगा, पार्लिमानी निज़ाम होगा, इसका फ़ैसला करना पार्लियामेंट का अख्तियार है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का अख्तियार है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इन तमाम दरख्वास्त गुज़ारों का कहा गया था कि अगर आप ये रिलीफ चाहते हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज चाहते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट से रजू करना चाहिए था। तो ये एतराज़ात लगाकर इन दरख्वास्तों को वापस कर दिया गया था। लेकिन तमाम दरख्वास्त गुज़ार जो है, जो बड़े पुरज़्म थे, उनकी तरफ से रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें दायर की गई थी। चैम्बर में इन अपीलों पर समाअत हुई थी। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने चैम्बर में 2 दिसंबर 2020 को पहली समाअत की थी इन अपीलों पर जो एतराज़ात के ख़िलाफ़ दायर की गई थी। दूसरी समाअत 5 अगस्त 2021 को जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने चैम्बर में की थी, जिसमें दरख्वास्त गुज़ारों की तरफ से जो दलाइल दिए गए थे, जो एतराज़ात उनकी दरख्वास्तों पर लगाए गए थे, अदालत से रिलीफ ये मांगा गया था कि एतराज़ात जो हैं आप उन्हें ओपन कोर्ट में सुन लें। तो जस्टिस उमरता बंदियाल ने चैम्बर में ये फ़ैसला दे दिया था कि इन दरख्वास्तों को ओपन कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और ओपन कोर्ट में इन दरख्वास्तों का जो फेट है, जो मुस्तकबिल है, उस पर जो है वो ओपन कोर्ट में फ़ैसला किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन अपीलों पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, जिसमें जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया है। 27 अक्टूबर को इन दरख्वास्तों पर जो है वो 27 सितंबर को इन दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है। क्या फ़ैसला होगा? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये मामला लेजिस्लेशन का है। मुल्क में सदारती निज़ाम के हवाले से अगर कोई फ़ैसला करने का कोई फ़ोरम मजाज है तो वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट आइन में तरमीम करके मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो भी सियासी जमात पावर में होगी उसे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। लेकिन देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में इन दरख्वास्तों पर समाअत होती है तो अदालत इन दरख्वास्तों पर क्या फ़ैसला जो है वो सुनाती है। दूसरी जो हमारी खबर थी वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से थी।
कप्तान के खिलाड़ी ने जो पसे पर्दा रह के कोशिशें की वो रंग ले आई हैं। इस खबर को हम आखिर पे ले चलते हैं। दूसरी जो खबर थी जिसमें मैंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वुज़रा पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। वो वुज़रा कौन से हैं और कौन सा वो वकील है जिन्होंने उनके खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें दायर की हैं। नाज़रीन, ये दरख्वास्त एक वकील हैं एहसन आबिद एडवोकेट, इनका ताल्लुक़ जो है वो जनूबी पंजाब से है। ग़ालिबन लगता ही है कि इनका ताल्लुक़ खुसरो बख्तार और हाशिम जवां बख्श, जो कि दोनों आपस में भाई भी हैं। खुसरो बख्तार साहब जो है वफाक में वफाकी वज़ीर हैं और हाशिम जवां बख्श जो है वो पंजाब हुकूमत में सूबाई वज़ीर का दर्जा रखते हैं, बल्कि सूबाई वज़ीर हैं। तो इनके खिलाफ एहसन आबिद ने ये नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और बज़ाहिर ये लगता है कि दरख्वास्त गुज़ार का ताल्लुक़ भी जनूबी पंजाब से है। दरख्वास्त गुज़ार एहसन आबिद अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि दोनों जो भाई हैं खुसरो बख्तार और हाशिम जवां बख्श, उनकी तरफ से जो टैक्स गोशवारे FBR में जमा कराए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ, उसमें इन दोनों भाइयों ने अपने जो असासे बताए हैं वो 20 करोड़ के बताए हैं। और दरख्वास्त गुज़ार एहसन आबिद का ये कहना है कि ये बड़ी अमीर फैमिली है, अरबों रुपए के इनके असासे हैं, लेकिन गोशवारों में इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हुए इन दोनों भाइयों की तरफ से, जो कि अरकान असम्बली हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, इन दोनों भाइयों की तरफ से जो असासे हैं वो छुपाए गए हैं। और असासे छुपाने पर इन पर नैब के कानून का इतलाक़ भी होता है और आइन के आर्टिकल 62, 63 का इतलाक़ भी होता है। तो इस मामले पर एहसन आबिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुसरो बख्तार और हाशिम जवां बख्श की नाअहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मांगी है। लेकिन बज़ाहिर नहीं लग रहा कि पहले भी इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से एहसन आबिद की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन इस दरख्वास्त में जो एहसन आबिद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, इसमें खुसरो बख्तार के ख़िलाफ़ जो नैब में केस चल रहा है उसका भी हवाला दिया गया है। तो नैब के केस के हवाले से जो हक़ाइक़ पेश किए गए हैं, जो दस्तावेज़ात पेश की गई हैं, उन्हें मद्देनज़र रखकर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस उमरता बंदियाल और बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, 1 अक्टूबर को इस दरख्वास्त पर समाअत करने जा रहे हैं। फेट क्या होगी ये पहली समाअत पर पता चलेगा। वैसे बज़ाहिर ये देखा गया है कि इस तरह के मामलात में जब से साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार रिटायर्ड हुए हैं, उसके बाद से ये देखा गया है कि नाअहली के मामलात पर सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त मुदाखलत करने से गुरेज कर रही है, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। अब आ जाते हैं इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर। आपको याद होगा कि कामा कमेटी में जिस तरह से एक डेडलॉक पैदा हुआ, सेनेटर आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान कामा कमेटी के इजलास में मौजूद थे वो इस इजलास का बाइकाट करके चले गए। लेकिन जब कामा कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर वोटिंग का अमल शुरू हुआ, वोटिंग का आगाज़ हुआ, तो हुकूमती अरकान भी वोटिंग के अमल से इख्तलाफ करते हुए, उनमें बाबर अवान साहब थे, शिबली फराज साहब थे, फ़रोग नसीम साहब थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, सानिया निश्चित साहबा थी, वलीद इकबाल साहब थे, और भी इस तरह से हुकूमती अरकान थे जो उस कमेटी का बाइकआउट करके चले गए थे, जो ये कह रहे थे कि हमें जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि इस मामले को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम ये फ़ैसला कर भी लें इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर, कायमा कमेटी किसी नतीजे पर पहुँच भी जाए, तो ये सारी लेजिस्लेशन कायमा कमेटी की आज लैप्स हो जाएगी, क्योंकि जो 90 रोज़ की मोहलत है वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद नाज़रीन डेडलॉक पैदा हुआ, जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हुई इलेक्शन कमीशन के लोगों की तरफ से कायमा कमेटी के इजलास का बाइकआउट करने के बाद, आज़म सवाती की तरफ से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर इल्ज़ामात लगाने के बाद, तो उसके बाद देखा गया कि वफाकी वज़रा ने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी रोज़ जब कायमा कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद भी फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, और उसके बाद फिर अगले रोज़ पीर को, अभी जो हफ्ता जा रहा है, रवां हफ्ते में आज़म सवाती ने बाबर अवान साहब के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम हर सूरत में ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर करवाएंगे, हम सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए सेनेटर आज़म सवाती ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इस कानून साजी से हमें रोक सकता है तो वो रोक ले। इससे के बाद नाज़रीन सारी डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट पेशरफ्त ये हुई है कि कप्तान के एक खिलाड़ी बड़े पसे पर्दा पर रह के जिनकी वज़ीर आज़म इमरान खान बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बड़ा रिगार्ड भी करते हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले और जाके उन्होंने कहा कि हमें इस मामले पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए। स्टेक होल्डर चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अपोजिशन की सियासी जमातें हों, हमें किसी को बाईपास नहीं करना चाहिए।
अगर हमारी नीयत दुरुस्त है, उस कप्तान के खिलाड़ी की तरफ से कहा गया कि हमारी नीयत दुरुस्त है, हमारा मकसद नेक है, तो हमें अपनी नीयत और मकसद को सामने रखते हुए इस मामले पर जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। कप्तान के उस खिलाड़ी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये भी कहा कि अगर हम जल्दबाजी करेंगे, उन्होंने मिसाल पेश की कि अगर क्योंकि हमारे पास हमने सिंपल लेजिस्लेशन करनी है, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करनी है, जिसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी दरकार नहीं, लेकिन हम अगर अक्सरियत होने के बावजूद भी ये कानून साज़ी कर लेते हैं और इलेक्शन कमीशन अपने हाथ खड़े कर देता है 2023 के इलेक्शन में कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ई वोटिंग का इस्तेमाल एज ए होल पूरे इलेक्शन में नहीं हो सकता, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इस सूरत में हमारी लेजिस्लेशन का फ़ायदा क्या होगा। फिर ये भी कहा गया कि चलें पार्लियामेंट की कानून साजी को इलेक्शन कमीशन भी मान लेता है, लेकिन जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन में बैठी हैं, हम तो हुकूमत में बैठे हैं, अगर वो सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें इलेक्शन का 2023 के इलेक्शन का बाइकआउट कर देती हैं, तो इस सूरत में आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इस लेजिस्लेशन की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, इस लेजिस्लेशन की सैंक्टिटी नहीं रहेगी, और अगर आप पास भी कर देंगे और सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें उस इलेक्शन का बाइकआउट कर जाएं, तो तब भी उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर जो है वो उंगलियां उठाई जाएंगी, इस लेजिस्लेशन पर एतराज़ात उठाए जाएंगे कि हुकूमत वक्त ने अपने आप को फेवर देने के लिए, अपने आप को आइंदा इलेक्शन में जितवाने के लिए ऐसी लेजिस्लेशन की है जिससे दूसरी अपोजिशन जमातें दूर रहीं, जिन्होंने फासला अख्तियार रखा, इस सारी लेजिस्लेशन का वो हिस्सा नहीं बने। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप कोई कोशिशें पसे पर्दा रह के करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ आप बैकडोर राब्ते करना चाहते हैं, दूसरी सियासी जमातों को इंगेज करना चाहते हैं, तो आप कोशिशें करें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। और उसका नाज़रीन नतीजा ये निकला है कि अब जो वफाकी वज़रा बड़े फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि हम इस मामले पर अपोजिशन के साथ मुशावरत करेंगे। बाकायदा दावत भी दे दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली, अभी जुमे का जो इजलास कौमी असम्बली का ख़त्म हुआ है, बल्कि कोरम ना होने की वजह से ख़त्म हुआ है। कोरम की अगर बात करें तो पिछले 5 दिनों में जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, 5 मरतबा हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा। हुकूमत अक्सरियत होने के बावजूद 85 का, हालांकि 172 173 ऐवान की हमायत हासिल है हुकूमत को, लेकिन 85 का जो ऐवान का कोरम होता है, हुकूमत वो पूरा ना कर सकी। तो कप्तान का वो खिलाड़ी मुतहरिक रहा और अब हुकूमत ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है कि हमें अपोजिशन को इंगेज करना है, अपोजिशन को दावत दे दी गई है। अपोजिशन इस मुशावरत में शामिल होती है नहीं होती, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल-अज़ वक्त होगा। कप्तान का वो खिलाड़ी कौन है, ज़रा ये बताते हैं कि सारे मामले पर जो प्रपोज़ल दी गई अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की तरफ से, उनकी ये कोशिशों का नतीजा है कि अब दोबारा से हुकूमत इस मामले को मुश्तरका इजलास में लाने से पहले एक मरतबा फिर अपोजिशन के साथ मुशावरत करने जा रही है। तो इस तरह से हुकूमत ने सारे प्रोसेस को, इंतखाबी इस्लाहात के प्रोसेस को बलडोज़ करने की बजाय या सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को जो है वो बाईपास करने के बजाय दोबारा से मुशावरत का आगाज़ कर दिया है, और ये एक अच्छा साइन है। अगर लेजिस्लेशन करनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी सैंक्टिटी हो, तो एक अच्छा फ़ैसला जो है वो हुकूमत की तरफ से किया गया है।